ठीक है? आपका BW, हम्म, ठीक है? हम्म, PI, PO, SLT, GRC, ठीक है? बॉड्स, हम्म, बॉब-जे, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? और हम्म, वो कंबाइन होके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हैं बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। किसी बिजनेस की बहुत रिक्वायरमेंट छोटी सी है, ठीक है? उनको चाहिए सिर्फ मैं अपना जो है मेरे को सिर्फ अपने वर्क ऑर्डर क्रिएट करने हैं, जो कि मैं एक सिस्टम में कर लूंगा, ठीक है? तो उस कंपनी के लिए सिर्फ एक ईसीसी सिस्टम काफी है। बट अगर कोई कंपनी 5 से 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, ठीक है, तो उनको एनालिसिस भी करनी पड़ती है, कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना है, कौन से प्रोडक्ट को डिकमीशन करना है, ठीक? कौन सी साइट ऐसी जो कि कम बिजनेस जनरेट कर रही है, कौन कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो कि कम परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है? तो सारी चीजों के ऊपर उनको एनालिसिस करनी होती है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डिमांड मार्केट में कम है, ठीक है? तो अच्छा, उसके लिए उसके लिए इनके BW सॉल्यूशन होते हैं, बॉब-जे सॉल्यूशन होते हैं। कई कंपनियां होती है जो कि एक स्टार्टिंग में तो जो है एक ही कंपनी थी, बट देन लेटर ऑन उन्होंने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है, ठीक है? तो वहां पर उनके जो है दूसरी कंपनी के जो कुछ कभी छोटी कंपनी एक्वायर करती है जो कि एसएपी को अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो वो नॉन एसएपी प्रोडक्ट यूज करती है, ठीक है? तो जब नॉन एसएपी प्रोडक्ट यूज होते हैं तो वहां पर आपके बॉर्ड सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, जो कि उस एनवायरमेंट, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस के लिए डेटा कितना क्रिटिकल है, बिजनेस अपने एनवायरमेंट सिक्योर कितना रखना चाहता है। वो हर सिनेरियो को ऑब्जर्वेशन में रखते हुए एक फाइनल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है? और उसको हम बोलते हैं ईआरपी सॉल्यूशन फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब ये जितने भी ईआरपी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इनको कैटेगराइज कर रखा है आपके दो मेजर पार्ट में, ओएलटीपी और ओलैप, ओएलटीपी सॉल्यूशंस और ओलैप सॉल्यूशंस। तो ओएलटीपी सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? ओएलटीपी सॉल्यूशन हो गए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ऐसा ऐसा कोई सिस्टम जो कि रियल टाइम में डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है, उसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? अब जब भी कोई ओएलटीपी सॉल्यूशन बनता है तो कुछ बेसिक चीजें जो है ध्यान में रखी जाती हैं, ठीक है? जीयूआई मतलब उस ओएलटीपी सिस्टम को रियल टाइम में काम करने के लिए कोई ना कोई ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जिससे आप डेटा एंटर कर सको उस सिस्टम के अंदर, ठीक है? देन आपका जो है डेटाबेस स्ट्रक्चर, आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि सपोर्ट करता है आपके ओएलटीपी रिक्वायरमेंट को, ठीक है? दूसरा है, लास्ट है कि कुछ बेसिक रिपोर्टिंग, बेसिक रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज उस सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक? तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ओएलटीपी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है? बट ओएलटीपी सॉल्यूशन जो है उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये जीयूआई तो ठीक है, बट देन जो डेटा स्ट्रक्चर है ये ओएलटीपी
को सपोर्ट करने वाला डेटा स्ट्रक्चर जब भी बनता है, ठीक है? तो इस डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज़्ड हो जाता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़्ड मतलब कि आपने बीटेक या फिर इंजीनियरिंग में या फिर आपने जो है अगर कंप्यूटर से वो करा है बीसीएमसीए तो आपको वहाँ पर जो है पता होगा कि नॉर्मलाइज़ेशन क्या होता है। नॉर्मलाइज़ेशन आपको क्या करता है, एक मल्टीपल तरीके की नॉर्मलाइज़ेशन होती है, ओके? फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फोर्थ एनएफ, बीसीएनएफ, फिफ्थ एनएफ, राइट? ऐसे और भी बहुत सारी होती है नॉर्मलाइज़ेशन। तो नॉर्मलाइज़ेशन करता क्या है? बेसिकली ये आपके डेटा बेस स्ट्रक्चर को ना इस तरीके से क्रिएट करता है कि आपका डेटा जो है बहुत ज़्यादा डिकम्पोज़ हो जाए। डिकम्पोज़ हो जाए मतलब कि जो बड़ी टेबल्स हैं वो छोटे-छोटे टेबल्स में ऐसे आ जाएँ कि डेटा डुप्लीकेसी को हम हटा सकें एंड वी कैन अचीव रिडंडेंसी। ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव होता है आपका नॉर्मलाइज़ेशन का। ठीक है? अब क्या होता है कि जब आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़्ड हो जाता है, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो भी हाइली नॉर्मलाइज़्ड डेटा होता है, उसमें एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब आप बेसिक एनालिसिस कर सकते हो, बट एक्सटेंसिव एनालिसिस जो है, ठीक है? वो नहीं कर सकते। ठीक है? बिकॉज़ ये इतने छोटी-छोटी टेबल्स में डेटा स्टोर करता है कि उस रिपोर्ट को रीड करना, ठीक है? और उसपे एनालिसिस जनरेट करना, ये अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है और सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस इश्यूज़ आने लगते हैं। तो इसलिए इश्यू हमने क्या ऑब्जर्व किया है तो ये जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी, इस प्रॉब्लम का जो कॉज़ है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है बिकॉज़ हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो बहुत हाइली नॉर्मलाइज़्ड है। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि ओएलटीपी से थोड़ा कम नॉर्मलाइज़्ड हो। ठीक है? अब अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो हमारा ओएलटीपी सिस्टम है, ये बेसिक रिपोर्टिंग कर सकता है, बट जो एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग है, एक्सटेंसिव एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग है, वो हम ओएलटीपी के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो जनरली अगर कोई बिज़नेस नया-नया स्टार्ट हो रहा है, तो उनको जो है हम जो सॉल्यूशन देते हैं, वो ओएलटीपी सॉल्यूशन देते हैं। हम उसको उनको एनालिटिक्स सॉल्यूशन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ एनालिटिक्स सॉल्यूशन जो है वो किसी भी कंपनी को, किसी भी इंसान को एनालिटिक्स करने के लिए एक बहुत बेसिक नीड है। वो है डेटा। ही नीड टू हैव डेटा। अगर नई कंपनी है, तो उसके पास एनालिसिस करने के लिए डेटा ही नहीं होगा। 5 से 6 साल के अंदर तो उसका डेटा बनेगा, राइट? एक ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च कर लिए हैं, ठीक है? इनकी ये सेल्स हैं और उसके बाद जाके देन वो अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करेगा, ठीक है? मार्केट एनालिसिस करेगा, मार्केट ट्रेंड देखेगा। तो वो 1 सेकंड एक कॉल आ रही है।
ओके, आई एम बैक। सो किसी भी बिजनेस को अगर कोई भी एनालिसिस करनी है तो उसके लिए सबसे पहले डेटा चाहिए, ठीक है? जब तक डेटा ही नहीं होगा तो एनालिसिस किस काम का, ठीक है? एक ब्लैंक एक्सेल शीट के अंदर आप कोई भी रिपोर्ट नहीं बना सकते, उसके अंदर डेटा होना चाहिए तभी जाके आप कुछ रिपोर्ट बना सकते हो। तो बेस्ड ऑन चैलेंजेस व्हिच आर ऑब्जर्व्ड इन दिस ओएलटीपी सिस्टम, एक नया सॉल्यूशन बनाया गया जिसको बोलते हैं ओलैप सिस्टम। ओके, तो इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है ओलैप सिस्टम का, वो ये रहा कि इसके अंदर इसका डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लेस नॉर्मलाइज्ड बनाया, विदाउट डिस्टर्बिंग द फैक्टर कि वी डू नॉट, कि हमारे को डेटा डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए और रिडंडेंसी हमारी अचीव्ड होनी चाहिए, ठीक है? और और बेसिक रिपोर्टिंग की जगह यहाँ पर रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज डाल दी, ठीक है? अब मैं जब बोल रहा हूँ रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज, इसका मतलब ये नहीं है कि एसएपी इसके अंदर रिपोर्ट्स देता है बना के, प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स नहीं देता एसएपी, ठीक है? इस सिस्टम के अंदर वो कैपेबिलिटी देता है रिपोर्टिंग की। रीजन बिकॉज एसएपी क्यों नहीं देता, बिकॉज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो कंपनी टू कंपनी चेंज करती है, ठीक है? इवन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी चेंज करती है। आप किसी भी कंपनी को अगर प्री डिफाइंड रिपोर्ट दे दोगे, ठीक है, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि मैं इसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकता हूं। बिजनेस की कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट के लिए अब हर बार नया सॉल्यूशन तो लेके नहीं आएंगे, तो कम, तो जो ईआरपी सॉल्यूशन वेंडर्स क्या करते हैं, ये सिस्टम के अंदर आपको रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज देते हैं सो दैट आप अपने हिसाब से रिपोर्ट्स जनरेट कर लो। कुछ बेसिक रिपोर्ट्स देते हैं, बट लेकिन जो एक्सटेंसिव रिपोर्ट जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो आपको अलग से कस्टमाइज खुद करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये हुआ हमारा ओलैप सॉल्यूशन। अब एग्जांपल देख लेते हैं किस सॉल्यूशन को हम ओएलटीपी सॉल्यूशन बोलेंगे और किस सॉल्यूशन को हम जो है ओलैप बोलेंगे। तो जैसे इनमें से ये सिस्टम, अब प्रोडक्ट तो और भी हैं एसएपी के, बट मैं अभी एग्जांपल के लिए इनको उठा रहा हूं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपके ओएलटीपी सॉल्यूशन के हैं, ठीक है? और भी हैं प्रोडक्ट एसएपी के पास, आज की डेट में करीब 1000 प्रोडक्ट है, ठीक है? और एसएपी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट लीडर है ईआरपी के अंदर, ठीक है? आप किसी कंपनी का नाम लो और आई कैन टेल टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कि वहां पर एसएपी है या नहीं है। यू टॉक अबाउट इंडियन आर्मी, एसएपी है, बोथ इंडियन आर्मी इंडियन नेवी, एलटीआई माइंट्री उसको मैनेज कर रही है, ठीक है? यू टॉक अबाउट पतंजलि, उनके पास भी एसएपी है, ठीक है? यू टॉक अबाउट आपका यूपी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के पास जो है एसएपी है, ठीक है? यू टॉक अबाउट वाटर बोर्ड, उनके पास भी एसएपी है, ठीक है? यू टॉक अबाउट पोस्ट ऑफिस, उनके पास भी एसएपी है। यू टॉक अबाउट मेट्रो, उनके पास भी एसएपी है। यू टॉक अबाउट रेलवेज, उनके पास भी एसएपी है। यू टॉक अबाउट नासा, उनके पास भी एसएपी है। दे आर आल्सो यूजिंग एसएपी। तो एसएपी जो है इट्स मार्केट लीडर, लीडिंग ईआरपी सॉल्यूशन, और इसीलिए हम जो है एसएपी के अंदर करियर बनाने की सोच रहे हैं, बिकॉज SAP is a ERP solution which is market leader, and moreover ERP solution being the top layer of the application industry, right? Means आपका OS, आपका application है, उसके नीचे database है, उसके नीचे OS है। तो SAP gives you far much better customer visibility
ठीक है, एंड क्रिएट्स क्रिटिकलिटी फॉर यू, तो इट मेक्स योर जॉब्स मोर सिक्योर, राइट? Right. तो इसलिए किसी भी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग को या फिर किसी भी बीटेक को एसएपी के अंदर जाना चाहिए, दे ही शुड मेक हिज करियर इन एसएपी। अब एसएपी के अंदर भी मल्टीपल अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं, अभी हम अभी ओलैप पे आएंगे, ठीक है। आपका जो फंक्शनल टेक्निकल एंड फंक्शनल कंसल्टेंट। अब फंक्शनल कंसल्टेंट जो है वो कंसल्टेंट होता है जो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट बिजनेस से समझता है और उसको जो है बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज करके टेलर करके टेक्निकल टीम्स की हेल्प लेके वो बिजनेस को दे देता है कि हाँ भी दिस इज, ये आपने मांगा था, मैंने टेक्निकल टीम से बात करके मैंने वैसे ही बनवा दिए जैसे आपने चाहा था, और देन दिस इज इट आप टेस्ट कर लो, अगर आप ओके बोलोगे तो हम उसको प्रोडक्शन में सेम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। अब इसमें कस्टमाइजेशन का बहुत स्कोप होता है, इट्स नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है। अब टेक्निकल जो होता है, टेक्निकल के अंदर अब यहाँ पर फंक्शनल कंसल्टेंट भी आपके जो है मल्टीपल होते हैं, जैसे आपका एचआर कंसल्टेंट हो गया, ठीक है, आपका एफआईसीओ हो गया, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, ठीक है, आपका जो एमएम का हो गया, पीपी का हो गया, क्यूएम का हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं एसएपी के, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ टेक्निकल की, तो टेक्निकल के अंदर ज्यादा अलग अलग टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। अब एसएपी बेसिस है, ठीक है, एसएपी एबैप है और एसएपी जीआरसी है, ठीक है। ये तीन ही टेक्निकल जो है ट्रैक्स हैं, ठीक है। बेसिस क्या करती है, बेसिस आपका कंप्लीट एसएपी एनवायरनमेंट को मैनेज करती है, ठीक है, और उसकी इंटीग्रेशन को, ठीक है। एबैप क्या करता है, पूरे एनवायरनमेंट के अंदर कस्टमाइजेशन को जो है सपोर्ट करता है। जीआरसी क्या करता है, जीआरसी आपके पूरे एनवायरनमेंट के अंदर यूजर ऑथराइजेशन, ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसीज, इन सबको गवर्न करता है, ठीक है, ऑडिट पॉलिसीज, इन सबको, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूं एचआर, एफआईसीओ, एमएमपीपी, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एरियाज हैं, ठीक है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट के साथ एचआर कंसल्टेंट ही काम करेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी एचआर की कॉस्टिंग के रिलेटेड, अब अगर कॉस्टिंग के रिगार्डिंग हो गई या फिर फाइनेंस के रिगार्डिंग होगी तो एफआईसीओ मॉड्यूल वाला बंदा बात करेगा उनसे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस रिक्वायरमेंट रेस्पेक्टिव मॉड्यूल्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करें ओलैप, तो ओलैप के अंदर क्या है कि ओलैप के अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है लेस नॉर्मलाइज्ड होता है एज कंपेयर टू ओएलटीपी, और साथ में उसकी रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज उसके अंदर जो है डाल दी जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई जो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन जो एसएपी ने बना दिया है वो एकदम पत्थर की लकीर हो गया और उसको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। सॉल्यूशन एक ऐसी चीज है कि वो कभी भी परफेक्ट बन ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट, डेटाबेस साइज, उसकी यूटिलाइजेशन, उसके अंदर लोड, वो सब कुछ जो है वेरी करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जब इनिशियली आपका ओलैप सॉल्यूशंस बनाए थे उस टाइम पे तो ठीक था, ठीक है, बट जैसे जैसे कंपनियां थोड़ी पुरानी होने लग गई, उनका डेटाबेस साइज बड़ा हो गया, उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लग गई, ठीक है, और इतने सारे चैलेंजेस के साथ जो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशंस जो ओलैप सॉल्यूशन यूज कर रही थी, अब मैं यहाँ जब ओलैप सॉल्यूशन की बात करूँ यहाँ पर मैं एनी ओलैप सॉल्यूशन विच इज अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है, मार्केट में कोई भी ऐसे ओलैप सॉल्यूशन है, हर ओलैप सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, भले वो एसएपी का है भले वो किसी और का है, ठीक है। तो सबके साथ एक ही चैलेंज आ रहा था कि क्योंकि डेटाबेस साइज बढ़ गया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई रिपोर्ट्स की, ठीक है, क्योंकि आपका सिस्टम में लोड बढ़ गया है, तो जो परफॉर्मेंस है, मतलब जब आपको रिपोर्ट आपने जो है आपको चाहिए अभी,
तो आपको अभी नहीं मिल पाएगी, आपको नेक्स्ट डे मिल पाएगी, बिकॉज़ 10 से 12 घंटे यस, जो है रिपोर्ट चलती है और उसके बाद जाके रिपोर्ट चलती देती है, है, यस, ठीक है? यस, तो अब ये ऑब्जर्व करो कि अगर आपको अभी डिसीजन लेना है, तो आप 12 घंटे बाद रिपोर्ट का वेट करोगे, नहीं, राइट? सो दिस इज़ नॉट व्हाट बिज़नेस नीडेड। तो अब बिज़नेस की इस रिक्वायरमेंट को मीट अप करने के लिए बहुत सारी ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्निक्स जो है अप्लाई करी गई। जैसे बेक्स लगाया गया, ठीक है? और ओएलटीपी एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो है ट्रैक्स अप्लाई किया गया, ठीक है? टू इम्प्रूव टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। बट जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है वो 5% के हिसाब से ही एवरेज जो है इम्प्रूव हो रहा था। मतलब अगर कोई रिपोर्ट 9 घंटे भी अगर चल रही है, तो 5% मतलब अंदाज़न लगा लो आपका अगर 8 घंटे 45 मिनट चली है, तो दैट्स नॉट अ विजिबल डिफरेंस जो कि बिज़नेस कहे कि हाँ, नहीं, नहीं तुमने अब की बारी बहुत तेज़ रिपोर्ट रन कर दी, बहुत फास्ट रिपोर्ट रन कर दी। नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट बिज़नेस नीडेड, ठीक है? तो फर्दर एसएपी ने क्या किया, एसएपी ने फर्दर एनालिसिस करा कि प्रॉब्लम कहाँ है? टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कहाँ फँस रहा है? हाउ कैन वी अचीव कि मैं जो रिपोर्ट मेरी 9 घंटे चल रही है, उसको मैं 9 मिनट, 1 मिनट या फिर 1 मिनट से कम की टाइम स्पैन के अंदर फिनिश कर सकूँ, ठीक है? तो वो एसएपी ने एनालिसिस करा और एसएपी ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन या फिर कोई रिपोर्ट एसएपी सिस्टम में हिट करती है, तो ये आपका जो है 3 मेजर एरियाज़ के अंदर जो है टाइम कंज्यूम होता है। एक सीपीयू में जब लैंड करती है, सीपीयू टू मेमोरी, ठीक है? देन डिस्क, ठीक है? अब कोई सा भी रिपोर्ट है, कोई सा भी ट्रांज़ैक्शन है, सबसे पहले सीपीयू के पास रिक्वेस्ट आएगी, सीपीयू पहले चेक करेगा कि मेरे पास मेरी मेमोरी के अंदर वो डेटा है या नहीं है। अगर वो डेटा मेमोरी में नहीं मिलेगा, तो वो डिस्क में से उठाएगा और डिस्क से फिर फर्दर मेमोरी में लोड होगा, फिर मेमोरी फर्दर जो है सीपीयू को इन्फॉर्मेशन दे के प्रोसेसिंग करेगी, ठीक है? यही प्रोसेस होता था। तो एसएपी ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई रिपोर्ट या फिर कोई ट्रांज़ैक्शन चल रही है, तो जो एवरेज कंजम्पशन है, ठीक है? ये 90% ऑफ टाइम जो है वो तो डिस्क से मेमोरी में डेटा लोड करने में लग जा रहा है और यहाँ पर जो टाइम है, सीपीयू से लेकर आपकी मेमोरी तक यहाँ पर 10 ही परसेंट यूज़ होता है, ठीक है? तो एसएपी ने कहा कि भई जब तक हम इस डिस्क टू मेमोरी कंजम्पशन को हम एलिमिनेट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तब तक हम वो फास्ट प्रोसेसिंग वाली जो रिक्वायरमेंट जो बिज़नेस की है, वो हम अचीव ही नहीं कर सकते। यानी कि 9 नहीं घंटे करते। की रिपोर्ट आप 1 घंटे में जब तक प्रोड्यूस करके नहीं दोगे, ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करोगे, तब तक आप बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को मीट अप नहीं कर सकते। तो इसके लिए इस चैलेंज को का जो सॉल्यूशन है वो एसएपी ने निकाला और एसएपी ने निकाला आईएमडीबी सॉल्यूशन जिसको आज की डेट में हाना भी बोलते हैं। तो आईएमडीबी सॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो डेटा डिस्क में था, उसी की एक रेप्लिका आपका जो है मेमोरी में भी लोड कर दिया, ठीक है? और जब आपका डेटा ऑलरेडी मेमोरी में है, तो आपका जो फर्दर जो प्रोसेसिंग टाइम है डिस्क टू मेमोरी वो खत्म ही हो गया, एलिमिनेट कर दी बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ देयर इन मेमोरी ऑलरेडी, ठीक है? तो जो रिपोर्ट पहले 9 घंटे में चल रही थी, वो वही रिपोर्ट अब 1 घंटे में चलने लग गई। दैट इटसेल्फ इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ इन टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, राइट? बट नॉट ओनली दिस एसएपी यहाँ नहीं रुकी। एसएपी ने क्या किया फर्दर वी नो के पैरेललाइजेशन जो है वो एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है टू रिड्यूस टाइम, ठीक है? तो एसएपी ने पैरेललाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। ऑन टॉप ऑफ इट एसएपी ने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करे लाइक जो ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस हैं जैसे ऑरेकल हो गया, माईसीक्वल हो गया, मैक्सडीबी हो गया, आपका कोई सा भी हो गया, ठीक है? कोई सा भी डेटाबेस हो गया। वो सारे के सारे आपके आरडीबीएमएस
फॉर्मेट में थे, मतलब आपका रो एंड कॉलम स्टोर डेटा था, ठीक है। Yeah. बट एसएपी ने क्या किया, इस इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर रो एंड कॉलमनर डेटा स्टोरेज हटा ही दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉलमनर डेटा स्टोरेज रखा। तो जब कॉलमनर डेटा स्टोरेज रखा उन्होंने, तो कॉलमनर डेटा स्टोरेज मतलब कि आपको एक सेपरेट इंडेक्स रखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कॉलमनर डेटा स्टोरेज अपने Hmm. आप में ही एक इंडेक्स है, Hmm. ठीक है। तो इसने इस वाले स्टेप ने एक तो कस्टमर का डेटाबेस साइज, इन केस अगर कोई कस्टमर ओरेकल में, माईसीक्वल में, किसी और डेटाबेस में है और वो हाना में आना चाहता है, तो उसका डेटाबेस साइज भी Hmm. रिड्यूस होगा, प्लस उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी Hmm. फास्ट होगा, Okay. ठीक है। तो बाय अप्लाइंग पैरेललाइजेशन, दिस डेटा स्ट्रक्चर चेंज एंड मेनी अदर चेंजेस जो एसएपी ने इंट्रोड्यूस कराए, Hmm. one thing, हाँ, तो एसएपी ने कराए, ठीक है, चेंजेस। एंड टू सरप्राइज, एसएपी ने जो ऑब्जर्वेशन करी कि जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है, जो कि पहले 9 घंटे थी, ठीक है, Hmm. वो रिड्यूस Hmm. डाउन उन्होंने कर दी बाय 1 मिनट। 1 minute. Oh. तो this is a kind of change, this is a kind of drastic change what customer was looking for, right? And इसीलिए Hmm. now industry is saying that HANA is actually future of database, right? और इसी डेटाबेस को सपोर्ट करने के लिए एसएपी ने कई अलग अलग प्रोडक्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, लाइक एस फॉर हाना, ठीक है, That's correct. Yeah. सी फॉर Yeah. हाना, Hmm. ठीक है, फिर BW फॉर हाना, Hmm. ठीक है। और इनिशियली जब ये सोल्यूशन एसएपी ने निकाला था, तो ये इसलिए निकाला था क्योंकि बिजनेस को एनालिटिक्स करने के लिए टाइम लगता था, राइट। यानी कि ये जो Hmm. आईएमडीबी सोल्यूशन था, ये एसएपी ने निकाला था टू ओवरकम चैलेंजेस व्हिच वर देयर इन ओलैप सिस्टम, मतलब ओलैप सिस्टम में जो भी चैलेंजेस थे उसको ओवरकम करने के लिए। तो जो सबसे पहला जो आपका जो प्रोडक्ट बना हाना, ये आपका बीडब्ल्यू फॉर हाना बना था Hmm. एनालिटिकल रिक्वायरमेंट के लिए। बट एसएपी ने ऑब्जर्व किया कि जब हमारा डेटा ही मेमोरी में है, तो जो Hmm. ओएलटीपी सिस्टम्स थे, Hmm. उनको भी तो फास्ट प्रोसेसिंग मिलेगी, जो आपकी बेसिक रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज या फिर बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की स्पीड है, वो भी तो इंप्रूव होगी। तो फिर जाके Okay. Yeah. एसएपी ने एस फॉर हाना और सी फॉर हाना सॉल्यूशंस निकाले, Hmm. ठीक है। Hmm. और एस फॉर हाना के अंदर भी सबसे पहले कोर मॉड्यूल जो एसएपी ने पकड़ा वो था एफआईसीओ, Hmm. Take off. फीको, बिकॉज हर Hmm. बिजनेस के लिए फाइनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। Yeah. ऑन टॉप ऑफ इट, Hmm. नॉट ओनली दैट, एसएपी ने सिर्फ मॉड्यूल अपने प्रोडक्ट्स को हाना के लिए कंपैटिबल नहीं बनाया, एसएपी ने Hmm. फर्दर ऑब्जर्व किया कि बिजनेस को एक और चैलेंज आ रहा है कि जो आपका एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी Hmm. आपका जो आप प्रोसेस करते हो, तो उसमें आपको मल्टीपल इंटरैक्शंस करने पड़ते हैं, जबकि वो तो मोनोटोनस काम है जो कि 10 साल से सेम ही तरीके से होते हुए आ रहा है। तो एसएपी ने क्या किया Hmm. कि उन सारे एनालिसिस को, बिकॉज एसएपी के जितने भी कस्टमर है, एसएपी उनको कंटिन्यूअसली क्लोजली ऑब्जर्व करती रहती है। तो एसएपी ने अपने सारे के सारे मॉड्यूल्स को सिंप्लीफाई करना चालू कर दिया। सिंप्लीफाई मतलब जो एक्टिविटी आपके एक जो भी काम आपके एक एक्टिविटी को करने के लिए जैसे मान लो 10 स्टेप करने पड़ते थे, यानी कि 10 बारी क्लिक करना पड़ता था, एसएपी ने उस टोटल एग्जीक्यूशन को इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि बाकी काम उन्होंने ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। और Hmm. जो कस्टमर इंटरेक्शन है, यूजर इंटरेक्शन है, उसको रिड्यूस डाउन कर दिया। तो Hmm. उससे टोटल एग्जीक्यूशन टाइम भी कम हो गया Hmm. Hmm. हर एक ट्रांजैक्शन का, Ah. ठीक है। तो उसमें भी सबसे पहला जो Okay. इसीलिए इसीलिए जो एस फोर हाना है ना, ये एस फोर हाना का एस Hmm. का मतलब सिंप्लीफाइड 4 टियर हाना मींस Ah. जो Okay. मॉड्यूल्स हैं, जितने भी एसएपी के हैं मॉड्यूल्स जो इस Hmm. पर्टिकुलर सिस्टम में होंगे, वो सारे सिंप्लीफाइड मॉड्यूल्स होंगे। Hmm. मतलब एंड यूजर को काम कम करना, इंटरेक्शन सिस्टम में इंटरेक्शन कम करना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड Hmm. है, फास्ट है, प्लस
इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से एक्सेस कर सकते हो उसको। मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, ऑन द फ्लाई वाया वेब भी कर सकते हो, ठीक है? तो आपको जो भी इंटरफेस चाहिए, हर प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। मीन्स अगर आपको कभी अगर यू आर ऑन फ्लाइट एंड यू वांट टू मेक डिसीजन कि मैं बाय द टाइम मैं अपने एयरपोर्ट से लैंड करूंगा, फ्लाइट से लैंड करूंगा, 2 घंटे हो चुके होंगे या फिर 17 घंटे हो चुके होंगे अगर कोई इंडिया से यूएस जा रहा है। तो इतने टाइम के अंदर मैं क्या डिसीजन नहीं लूंगा अपने बिजनेस के लिए? अगर मुझे ऑन द फ्लाई अगर कोई डिसीजन करना पड़ा तो देन मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि मैं ऑन द फ्लाई मोबिलिटी कैपेबिलिटी के साथ मैं रन कर सकूं, राइट? तो इसलिए एस फॉर हाना जो सिस्टम आया, इसके अंदर मोबिलिटी कैपेबिलिटीज ऐड करी गई। ठीक है? अब आपने ऑब्जर्व किया होगा एक छोटी सी चीज कि ओलैप सॉल्यूशंस के जो चैलेंजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए आपके कुछ प्रोडक्ट्स को अंडरलाइंग डेटाबेस हटा के आपके जो एसएपी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका यहाँ पर ये BW है, ठीक है, आपका बॉबजे है, ठीक है, आपका ECC है, इनका CRM है, SRM है, PIPO, SLT, GRC, गेटवे, सॉल्वेंट, कोई सी भी सिस्टम है, इनको हाना के ऊपर रन कराया गया, ठीक है, एंड कस्टमर्स को ड्रास्टिक परफॉर्मेंस डिफरेंस मिली, ठीक है। उसके बाद एसएपी ने फर्दर एनालिसिस करा बिजनेस रिक्वायरमेंट को और तब जाके अपने मॉड्यूल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई किया, राइट? तो दो चीजें मैंने बोली, एक प्रोडक्ट्स को हाना डेटाबेस के ऊपर रन कराया, दूसरा अपने प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई किया और फिर उनको इस तरीके से डिजाइन किया कि वो हाना के ऊपर परफेक्ट तरीके से रन कर सके, राइट? तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो है दो तरीके के जो है मॉडल्स आ गए, ठीक है। एक आपके तीन तरीके के प्रोडक्ट आ गए। एक ट्रेडिशनल R3 सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस लेयर होती है, जो कि आपके ट्रेडिशनल ये ECC CRM सिस्टम फॉलो करते थे विद एनी डेटाबेस, करेक्ट? देन आपका दूसरा प्रोडक्ट है R3 ऑन हाना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सूट ऑन हाना। मतलब ये जो प्रोडक्ट है R3 का, R3 प्रोडक्ट है, ये हाना के ऊपर आप रन कर रहे हो, बट हाना के ऊपर हाना के साथ ये बेस्ट कंपैटिबल नहीं है। आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिल जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन मिल जाएगी, बट बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी इस हाना के साथ अभी नहीं आ रही है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आई है उन प्रोडक्ट के साथ जो कि डिजाइन करे गए हैं टू रन ओनली ऑन हाना, इसीलिए इनका नाम रखा गया है एस फॉर हाना, ठीक है, या फिर BW फॉर हाना, या फिर C फॉर हाना। मतलब ये किसी और डेटाबेस के साथ रन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हाना इज अ ऑल टुगेदर अ डेटाबेस सॉल्यूशन, जो कि एसएपी ने ऑब्जर्व इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। इट्स अ डेटाबेस सॉल्यूशन जस्ट लाइक अदर ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, Oracle, Sybase, MaxDB एंड अदर। इट्स जस्ट कि इसका डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका जो प्रोसेसिंग का तरीका है वो डिफरेंट है, डेटा स्टोरेज का तरीका डिफरेंट है, और ये उसी की वजह से फास्ट प्रोसेसिंग डेटाबेस हो गया, ठीक है। तो अगर कोई बेसिस की ट्रेनिंग करता है, ठीक है, या फिर किसी को बेसिस सीखना है, तो उसके लिए हाना की ट्रेनिंग एक सेपरेट हो जाती है, ठीक है, और बेसिस की ट्रेनिंग एक सेपरेट हो जाती है, ठीक है, और एस फॉर हाना की ट्रेनिंग एक सेपरेट हो जाती है, ठीक है। बेसिस के अंदर भी आपकी जो ट्रेनिंग है वो दो तरीके की होती है, L2 एंड L3, ठीक है।
तो जो ट्रेनिंग आप के लिए बेस्ट सूटेड है वो है L2 ट्रेनिंग, ठीक है, सो दैट बिकॉज आपको ओएस मैनेज करना आता है ऑलरेडी, आप बेसिस की ट्रेनिंग लेंगे, आपको एसएपी प्रोडक्ट को मैनेज करना आ जाएगा, उसके बाद आप जो है हाना की ट्रेनिंग ले, बिकॉज अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाना डेटाबेस के ऊपर रन हो रहा है, तो बेसिस का प्रोडक्ट जो है वो तो वैसे ही काम करेगा, उसका डेटाबेस चेंज हो रहा है। तो हाना जो है, हाना डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये भी बेसिस के ही रोल के अंदर आता है। मतलब अब एक नया प्रोडक्ट ऐड हो गया, जैसे आपके विंडोज के अंदर VMware एक सेपरेट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, हाइपरवाइजर एक सेपरेट प्रोडक्ट हो गया, राइट, तो सेम वे में हाना एक अलग प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और फिर ये S4 हाना है, ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जो कि SAP ने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसकी एक ट्रेनिंग अलग होती है। एंड इसके बाद आता है SAP का BTP, ठीक है, SAP BTP ट्रेनिंग। तो ये है जो कि ट्रेनिंग पाथ मैं किसी हर एक बंदे को बोलता हूँ, हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि सबसे पहले आप बेसिस की ट्रेनिंग लो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बेसिस की ट्रेनिंग के साथ हाना की ट्रेनिंग पैरेलल में रन कर सकते हो, सीख सकते हो, देन बेसिस की ट्रेनिंग एंड हाना की ट्रेनिंग आप दोनों साथ में कर सकते हो, बट हाँ, बेसिस की L3 की ट्रेनिंग आप अलग से ही करो, ठीक है, बिकॉज L3 की ट्रेनिंग इट इज अ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में जो है यूटिलाइज होती है, जैसे कि आपके कंसोलिडेशंस हो गया, माइग्रेशन हो गए, कन्वर्जन हो गया, ठीक है, अपग्रेड्स हो गए, तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं जो कि टिल द टाइम आपको L2 के रोल में 3 से 4 साल नहीं हो जाते हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट्स लॉजिक समझ में नहीं आते हैं। अगर ये लिटरली आपका सिर्फ एक्टिविटी सीखने वाली बात है, तो वो तो आप कभी भी कर लो, बट देन इट विल नॉट मेक सेंस टू यू और एनीबॉडी, राइट, बिकॉज जब तक वो मेंटली हम उतने मैच्योर नहीं हो उस प्रोडक्ट के लिए, तब तक L3 का काम सीखना बेकार है, ठीक है। देन इन पैरेलल टू दिस आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स SAP के जो है लर्न करो, जैसे कि सॉल्मन, बॉबजे, बॉर्ड्स, ठीक है, आपका जो है मैक्सडीबी, ठीक है, PO या फिर हाँ PO या फिर SAP जावा कर लो। तो once you're done with this, I think you are good enough for SAP industry, SAP business ये industry। सब ये L2 ट्रेनिंग में ही आएगा ये वाला? नहीं, सोलोमन ये आपके ये सॉल्मन, बॉबजे, बॉर्ड्स, मैक्सडीबी, SAP जावा, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी भी ट्रेनिंग अलग होती है। हाँ, जो अभी आप जिस ट्रेनिंग के लिए एनरोल हो रखे हो वो है SAP की बेसिस ट्रेनिंग। बेसिस ट्रेनिंग, हाँ, तो जो विनय जो बेसिस ऑन हाना बोल रहे थे, तो बेसिस ऑन हाना ट्रेनिंग नाम की ट्रेनिंग कुछ होती नहीं है एक्चुअली में। आई थिंक बिकॉज विनय डजंट बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजी, ठीक है, ही इज अ काउंसलर, ठीक है, बट देन बेसिस ऑन हाना नाम की ट्रेनिंग नहीं होती है, इट इज ईदर अ बेसिस ट्रेनिंग और इट इज अ हाना ट्रेनिंग, ठीक है, और इट इज अ S4 हाना ट्रेनिंग, ठीक है। तो सचिन, आपको कोई डाउट है अभी आज के सेशन से? नहीं, उसमें डाउट तो नहीं है, हाँ, मतलब जो L2 ट्रेनिंग में तो L2 बेसिक ट्रेनिंग ही मेरे को बेसिकली स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसमें मेरे को मतलब एक दो साल उसमें निकाल देंगे तो शायद करेक्ट, फिर आगे L3 में चले जाएंगे। करेक्ट, अभी ठीक है। इसलिए मेरा जो अपना मेरा जो अभी करंट एक्सपीरियंस है वो उसमें काउंट होगा क्या? विंडोज एडमिन का ना कितने 2 साल का एक्सपीरियंस है? हाँ, विंडोज था। विंडोज 2 साल का L1 एक्सपीरियंस है L2 ना? हाँ, नहीं, मेरा तो टोटल 5 साल का है। 5 साल का एक्सपीरियंस है, और आपकी एज क्या है अभी? अभी मेरा 47 है। 47 है, तो आप बेसिस के हाँ, हाँ। अंदर आप जो है हाँ, काउंट तो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट देन आपको जो है फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी स्विच कर रहे हो,
तो आपको हाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि ओके नई टेक्नोलॉजी के लिए आप एक फ्रेशर ही हो। तो आपको हाँ यस इंटरव्यू में कम्पीट करना पड़ेगा एक्सपीरियंस्ड लड़कों के साथ। तो आपको टाइम इतना देना पड़ेगा कि आप उनको इंटरव्यू में चैलेंज कर सको, राइट? यस ओके ठीक है, ठीक है। या ओके थैंक्स सचिन। विनय, थैंक यू सर नो प्रॉब्लम। Hello, sir. या हेलो। Yes. Yeah, so the session is done. I think you can further talk to Sachin to get his doubts clarified. Yeah, Okay, sir. Next ओके question, sir. थैंक यू या thank you. I'll be सर dropping off. अगर Yeah. आपको कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हैं एलन सर से। ये काफी एक्सपीरियंस नो सर है। नो या आई नो मैम काफी सर सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। या क्लियर हो गया सर ने एकदम ओके क्लियर कर दी थैंक यू सर। थैंक यू मैम थैंक यू Thanks. Thank you. कैसे एक बात बताऊंगा कैसे बोलूं सर सर तो है